दोस्तों, क्या आपको भी किसी भी सेंटेंस में फ्रेज को ढूंढने में, फ्रेज को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फ्रेज से रिलेटेड जो काइंड्स होते हैं जैसे नाउन फ्रेज हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, वर्ब फ्रेज हुआ, एडवर्ब फ्रेज हुआ, प्रेपोजिशन फ्रेज हुआ, किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में ये जो फ्रेज और इनसे रिलेटेड काइंड्स होते हैं कैसे पहचाने। अगर आपको भी किसी भी सेंटेंस में ये जो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज कैसे ढूंढते हैं और ढूंढने में अगर आपको भी समस्या आ रही है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेज और फ्रेज से रिलेटेड जितने भी काइंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बहुत ही आसानी से ढूंढ पाएंगे। और यहां पर दोस्तों बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझाएंगे, कोई भी ऐसी टफ लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे जो आपके समझ में ना आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। तो यहां पर सबसे पहले हम फ्रेज समझेंगे। दोस्तों, ये फ्रेज क्या होता है, ये जो की पॉइंट्स है मेरे 1 2 3 इनको आपको ध्यान में रखना है। पहला हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। दूसरा, इसका कोई अपना सब्जेक्ट और उसकी वर्ब नहीं होती, यानी कि फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट और उसकी वर्ब नहीं दे रखी होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है इनकम्प्लीट मीनिंग, यानी कि फ्रेज का कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ऑल माई फेवरेट फ्रेंड्स, तो यहां पर ना तो कोई सब्जेक्ट और उसकी वर्ब है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है। अगर मैं आपसे कहूं ऑल माई फेवरेट फ्रेंड्स, क्या आपको इन वर्ड्स में पूरा मीनिंग पता चल रहा है? नहीं चल रहा, तो यही हमारा फ्रेज होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इन द हाउस। ये इन द हाउस में कोई भी सब्जेक्ट और उसकी वर्ब नहीं है, इनकम्प्लीट मीनिंग है और ये शब्दों का समूह है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इन अ पोलाइट मैनर, इन अ पोलाइट मैनर ये क्या है, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना उसकी वर्ब है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है और ये शब्दों का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। टू द मार्केट, ये भी फ्रेज हो जाएगा क्योंकि यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है और इसका कोई भी सब्जेक्ट और उसकी वर्ब नहीं है और यहां पर ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे ये फ्रेज है। तो फ्रेज समझना काफी आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कंसर्न है फ्रेज से रिलेटेड यहां तक समझने में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि सेंटेंसेस ऑफ फ्रेजेस में क्या डिफरेंस है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये क्या है, हमारा सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है और एम गोइंग जो है इसकी वर्ब है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट और अपना वर्ब नहीं होता है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट आई है और एम गोइंग इसकी वर्ब है, तो उस कंडीशन में ये सेंटेंस होगा, फ्रेज नहीं होगा। एक और उदाहरण से देखते हैं, टू द मार्केट। तो टू द मार्केट में क्या कोई अपना सब्जेक्ट और उसकी वर्ब है? आप कहोगे नहीं, तो उस कंडीशन में ये फ्रेज हो जाएगा। ये मीनिंगलेस सेंटेंस है, इसमें कोई अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये हमारा फ्रेज होगा और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह है। बी सॉ एन एक्शन मूवी, तो बी हमारा सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, तो ये हो जाएगा सेंटेंस। एन एक्शन मूवी, इसमें कोई सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड वर्ब नहीं है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा फ्रेज। वैसे ही सी ईट्स, सी हमारा सब्जेक्ट है और ईट्स इसकी वर्ब है, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस। तो आई थिंक सेंटेंसेस ऑफ फ्रेजेस में आपको फर्क पता चल गया कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे इनसे रिलेटेड काइंड्स पर, यानी कि जो फ्रेजेस से रिलेटेड काइंड्स होते हैं वो हम सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां पर अब वीडियो को आपको पॉज करना है। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस और कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं, आपको डिफरेंशिएट करना है कौन सा फ्रेज है कौन सा सेंटेंस है। पहला हमारा पॉइंट है यू आर रीडिंग अ बुक, ये बताना है फ्रेज है या सेंटेंस है। सेकंड, ही रन्स, फ्रेज या सेंटेंस। थर्ड हमारा एन इंटरेस्टिंग गेम, ये हमारा फ्रेज है या सेंटेंस है। फोर्थ हमारा टू ईट डिनर, ये फ्रेज है या सेंटेंस है। और फिफ्थ हमारा रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये क्या है, सेंटेंस है या फ्रेज है। तो आई थिंक आपको उत्तर पता चल चुके होंगे। चलिए मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला हमारा सेंटेंस होगा, सेकंड वाला सेंटेंस होगा, थर्ड वाला फ्रेज होगा, फोर्थ वाला फ्रेज होगा, फिफ्थ वाला हमारा सेंटेंस होगा। तो इस तरीके से हम फ्रेज और सेंटेंस में फर्क पता कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम काइंड्स ऑफ फ्रेजेस सीखेंगे। इनसे रिलेटेड जो काइंड्स होते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला होता है हमारा नाउन फ्रेज, ये क्या होता है आगे सीखेंगे। सेकंड हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड हमारा वर्ब फ्रेज, फोर्थ हमारा एडवर्ब फ्रेज और फिफ्थ हमारा प्रेपोजिशन फ्रेज। आखिर ये कैसे पहचाने किसी भी सेंटेंस में कि नाउन फ्रेज कब बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज कब बन गया, वर्ब फ्रेज कब बन गया, एडवर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशन फ्रेज। और यहां से दोस्तों बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या होती है कि सर किसी भी सेंटेंस में हम नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब
फ्रेज कैसे पता करें, हमारी समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होती है। वो कंफ्यूजन आज इस वीडियो में दूर होने वाली है। तो पहले हम सीखेंगे नाउन फ्रेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हमारा पॉइंट है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को समझने से पहले दोस्तों आपको नाउन को समझना होगा कि किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है वो क्या होता है। यहां पर मैंने कुछ दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है राहुल इज गोइंग टू स्कूल और सेकंड हमारा एग्जाम्पल है रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वहीं अगर इस एग्जाम्पल में मैं राहुल की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं कि राहुल यहां पर क्या है, तो आपका जवाब होगा सर राहुल जो है वो क्या है, एक नाउन है। अगर मैं रीजन पूछूं कि नाउन क्यों है, तो आप शायद ये कहोगे कि सर हमने बचपन में रटा था, पढ़ा था कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और राहुल जो है एक पर्सन है, तो पर्सन होने के कारण ये नाउन है। एम आई राइट? लेकिन वहीं अगर मैं सेकंड वाले सेंटेंस में बात करूं कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ में, ये जो रनिंग है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आई थिंक उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो अभी आपने नाउन की बताई थी कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो रनिंग किसी पर्सन और प्लेस और थिंग का तो नाम है नहीं, लेकिन तब भी ये क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है। तो यहां पर जो आपकी डेफिनेशन के द्वारा दिया गया आंसर था वो तो गलत हो जाएगा। तो ग्रामर ये कहती है दोस्तों, अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट कि ग्रामर ये कहती है सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होगी और वर्ब से पहले जो भी वर्ड आएगा, जो भी शब्द आएगा वो सब्जेक्ट बनेगा और वर्ब के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। और दोस्तों पूरी इंग्लिश ग्रामर में इन दोनों का एक ही काम होता है, नाउन या प्रोनाउन बनने का। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह आता है। जैसे सपोज दैट आपका नाम राहुल है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर मैं आपसे बोलता हूं तुम क्या कर रहे हो, तो आपका नाम तो राहुल है, लेकिन मैंने आपको किससे संबोधित किया, तुमसे किया, यू से किया। तो जो यू है यही राहुल की जगह आया है, तो ये क्या बन जाएगा, यू प्रोनाउन बन जाएगा। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी सा पॉइंट है जो आई थिंक समझ में आ चुका होगा। तो यहां पर मेरे कहने का ये मतलब है कि नाउन क्या होता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और यही दोनों पूरी इंग्लिश ग्रामर में नाउन या प्रोनाउन का काम करते हैं। तो यहां पर अब हम आगे सीखेंगे कि नाउन फ्रेज क्या होता है। देखो फ्रेज का मतलब ही होता है दोस्तों ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कि शब्दों का समूह। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसके हो, सर सब्जेक्ट के हो, और सब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन बनता है। या ऑब्जेक्ट के हो, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन बनता है। इन्हीं दोनों के अगर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां पर हम आगे बढ़ते हैं नाउन फ्रेज, तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल से, जैसे राकेश ईट्स द मैंगो। यहां पर इस सेंटेंस में ईट्स क्या है, आप कहोगे सर वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या बनता है, सर नाउन बनता है। तो इस हिसाब से राकेश क्या है, यहां पर सिंगल वर्ड आया है तो नाउन है। लेकिन यही सेंटेंस को मैं अगर इस तरीके से लिखता हूं, राकेश एंड सीता ईट द मैंगो, यहां पर वर्ब क्या है, आप कहोगे सर ईट हमारी वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आएगा, सर सब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ रहा है, यानी कि शब्दों का समूह आ रहा है, सिंगल यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सर फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज हमारा सब्जेक्ट बन रहा है तो वो नाउन बनेगा, तो यही हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। आई थिंक चीजें क्लियर हुई। एक और एग्जांपल से समझते हैं। द कर्टेन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, आप कहोगे सर आर हमारी वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आएगा, सर सब्जेक्ट आएगा। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड है कर्टेन, तो कर्टेन यहां पर क्या है, नाउन है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, द कर्टेन ऑफ दिस विंडो आर वेरी ब्यूटीफुल। आर हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट अब यहां पर सिंगल वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में किसका रोल प्ले करता है, सर नाउन का करता है। तो ये हमारा जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो उसको फ्रेज बोलेंगे। सब्जेक्ट बन रहा है और सब्जेक्ट नाउन बनता है, तो ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। आई थिंक ये भी एग्जाम्पल आपकी समझ में आ चुका होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यू हैव गॉट द बॉक्स। गॉट क्या है, हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और आर्टिकल याद रखना दोस्तों, ए एन द, अगर ये कहीं भी दिख जाते हैं तो याद रखना इसके बाद पूरी इंग्लिश ग्रामर में जो भी वर्ड आएगा, चाहे वो आईएनजी फॉर्मेट में हो, चाहे वो ईडी फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनेगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। तो यहां पर गॉट द बॉक्स, गॉट क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। आर्टिकल भी नाउन के लिए आते हैं, तो बॉक्स क्या हो जाएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या बनता है पूरी इंग्लिश ग्रामर में, अभी बताया था, नाउन बनता है।
लेकिन यहां पर समस्या ये सिंगल वर्ड है तो इसलिए इसको नाउन बोलेंगे, लेकिन यही अगर ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ जाए तो उसको फ्रेज बोलेंगे। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। यहां पर देखो यू हैव गॉट, गॉट हमारी वर्ब, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है, यानी कि शब्दों का समूह आ रहा है। शब्दों के समूह को हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। यहां पर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में किसका रोल प्ले करता है सर? नाउन का करता है, तो यही हमारा हो जाएगा नाउन फ्रेज। ये वाला भी एग्जांपल क्लियर हुआ। लास्ट एग्जांपल से समझते हैं। सी हैज ईटन द पास्ता, यहां पर हैज और ईटन यहां पर हमारी वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब, लेकिन है तो दोनों वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है सर? ऑब्जेक्ट आता है। आर्टिकल भी किसके लिए आता है सर? नाउन के लिए आता है। तो पास्ता क्या हो जाएगा सर? नाउन हो जाएगा। वहीं इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं, सी हैज ईटन द पास्ता एंड द मोमोज, तो हैज ईटन क्या हो जाएगा सर? वर्ब होगा। वर्ब के बाद क्या आता है सर? ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाया जाएगा? नाउन कहलाया जाएगा, इसलिए यहां पर नाउन फ्रेज हो जाएगा। आई थिंक नाउन फ्रेज ढूंढने में अब किसी भी सेंटेंस में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दोस्तों एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? तो एडजेक्टिव फ्रेज को समझने से पहले हमें एडजेक्टिव समझना बेहद जरूरी होगा। जिस तरीके से हमने नाउन फ्रेज को समझने से पहले नाउन समझा कि नाउन क्या होता है, किस तरीके से पहचाने, उसी तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज को समझने से पहले हमें एडजेक्टिव समझना बेहद जरूरी होगा। क्योंकि अगर आपको एडजेक्टिव नहीं आता तो भूल जाओ किसी भी सेंटेंस में आप एडजेक्टिव फ्रेज फाइंड आउट कर पाओ। तो ये एडजेक्टिव क्या होता है चलिए समझते हैं। तो दोस्तों याद रखना ये जो एडजेक्टिव है पूरी इंग्लिश ग्रामर में केवल एक ही वर्ड के लिए आता है, वो होगा नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन और नाउन को मैं एक ही से इंडिकेट कर रहा हूं, वो है नाउन, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह आते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो नाउन या प्रोनाउन को मैं नाउन ही बोलकर इंडिकेट करूंगा, तो कंफ्यूजन में मत आ जाना कि सर ये प्रोनाउन कहां से आ गया। तो यहां पर चलिए समझते हैं। द रेड पेन इज माइन, इस सेंटेंस में ये जो इज है वो क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है सर? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमारा क्या बनता है? नाउन बनता है। तो पेन यहां पर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और अभी मैं आपको बता कर चुका था कि आर्टिकल यानी कि ए एन द, इनके बाद दुनिया का जो भी वर्ड आएगा वो नाउन बनेगा। तो आर्टिकल ये जो द है ना ये पेन के लिए आया है, ना कि रेड के लिए। तो यहां पर जो पेन है वो ऑटोमेटिकली नाउन बन गया। और नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं दोस्तों ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो यहां पर जो रेड है वो क्या हो जाएगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। सेकंड वाले सेंटेंस में द पेन इज रेड, यहां पर आर्टिकल किसके लिए आते हैं सर? नाउन के लिए आते हैं। तो यहां पर पेन क्या है? नाउन है। और वर्ब से पहले यहां पर इज हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले जो भी वर्ड आएगा सब्जेक्ट बनेगा, और जैसे ही सब्जेक्ट बना ऑटोमेटिकली नाउन बन जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में पेन क्या बन रहा है? नाउन बन रहा है। और ये जो रेड है यहां पर इस पेन को क्वालिफाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो रेड है एडजेक्टिव बन जाएगा। आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। तो एडजेक्टिव समझ में आ गया कि एडजेक्टिव किस तरीके से पहचाने। अब समझते हैं एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। आई लव्ड योर टी शर्ट में टी शर्ट क्या है? नाउन है। नाउन के लिए जो वर्ड आता है एडजेक्टिव बन जाता है। तो योर क्या होगा? यहां पर एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहां पर एक ही एडजेक्टिव आया है, सिंगल एडजेक्टिव आया है, उस कंडीशन में तो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आ रहे हो तो फ्रेज बन जाएंगे। यानी कि नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आई लव्ड योर न्यू ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट, तो टी शर्ट तो हमारा नाउन है। और नाउन के लिए देखो एक ये व्हाइट आ गया, एक ये ब्लैक आ गया, एक ये न्यू आ गया, एक ये योर आ गया, कितने सारे एडजेक्टिव आ गए। तो यहां पर ये फ्रेज बन गया, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आ रहे हैं एडजेक्टिव। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये फ्रेज हो गया। किसका रोल प्ले कर रहे हैं? ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, तो यहां पर एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। द मैन इज माई अंकल, द मैन यानी कि वर्ब हमारा यहां पर इज है। इज से पहले मैन हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सब्जेक्ट बना ऑटोमेटिकली नाउन हो जाएगा। आर्टिकल भी नाउन के लिए आते हैं, तो मैन यहां पर क्या है? नाउन है। द मैन इज माई अंकल, तो यहां पर उस कंडीशन में ये नाउन है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में द मैन ऑन द बाइक, किस पर? मैन जो बाइक पर है, इज माई अंकल, वो मेरे क्या है? अंकल है। क्योंकि इज यहां पर हमारी वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है।
ये जो मैन है यहाँ पर सब्जेक्ट है। इस मैन के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं वो ये वर्ड्स दे रहे हैं ऑन द बाइक, जो बाइक पर हैं, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अब फ्रेज क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक ये वर्ड, एक ये वर्ड, एक ये वर्ड, तो उस कंडीशन में ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। आई थिंक एडजेक्टिव फ्रेज फाइंड आउट करना बहुत आसान हो रहा होगा आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वर्ब फ्रेज। ये वर्ब फ्रेज क्या होता है, तो वर्ब फ्रेज को समझने से पहले वर्ब समझना बेहद जरूरी होगा कि आखिर ये वर्ब क्या होती हैं। तो दोस्तों याद रखना, वर्ब दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हमारी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती हैं, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, बीइंग, बीन, ये बी की फॉर्म वाली वर्ब होती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारी हैज, हैव, हैड, ये हैव फॉर्म में होती हैं, आपको ध्यान में रखना है। डू, डज, डिड, ये डू फॉर्म वाली होती हैं। और कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, एटसेट्रा, ये मॉडल्स होती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और ये जितने भी वर्ब्स आपको दिख रही हैं यही हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब क्या होती हैं, तो वर्ब दैट इंडिकेट्स एन एक्शन, यानी कि वो वर्ब जो एक्शन को इंडिकेट कर रही हो, या मैं यूं कहूं आपकी भाषा में, सपोज दैट आप कोई भी काम करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्शन करते हो, तो वो क्या क्या कर सकते हो, आपको वो लोकेशन में प्ले कर सकता हूं, मैं सिंग कर सकता हूं, मैं ईट कर सकता हूं, मतलब कि खा सकता हूं, खेल सकता हूं, हंस सकता हूं, दौड़ सकता हूं। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटी करो वो सभी मेन वर्ब हो जाएंगी। दूसरी कंडीशन में हम ये समझ सकते हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म बनाई जा सकती हो, यही हमारी मेन वर्ब होती है। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म में कुछ नहीं करना, आईएनजी लगा देना है, यानी कि बेस फॉर्म में आईएनजी अगर लगा दी जाती है तो वही हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। फिफ्थ फॉर्म में कुछ नहीं करना होता है, फिफ्थ फॉर्म में एस और ईएस लगा दिया जाता है। अगर ये गो में लास्ट में हमारा वॉवेल आ रहा है तो ईएस लगा देना, और कॉन्जोनेंट आ रहा है तो एस लगा देना। जैसे ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, और फोर्थ फॉर्म में आईएनजी, अभी मैंने बताया था आईएनजी लगा देना, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, यानी कि बेस फॉर्म हमारी ईट हो गई, ईट में हमने आईएनजी लगा दिया, यही हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और ईट यानी कि बेस फॉर्म में जब एस और ईएस लगा दिया जाता है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। लास्ट में हमारा कॉन्जोनेंट लेटर आ रहा है इसलिए हमने एस लगा दिया, गो में वॉवेल लेटर आ रहा था इसलिए ईएस लगा दिया। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होंगी। तो वर्ब के बारे में हमें जानकारी मिल गई कि दो प्रकार की टाइप की वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। ये हमारी जो आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब होती है, इधर वाली हमारी मेन वर्ब होती है। अब हम समझेंगे वर्ब फ्रेज क्या होता है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि एक वर्ब फ्रेज किसी भी सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सेंटेंस है हमारा, राम इज अ टीचर, में जो इज है ये क्या है, आप कहोगे सर वर्ब है। कितनी वर्ब है, केवल एक ही वर्ब है, सिंगल वर्ब आई है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में राम इज राइटिंग अ लेटर में इज यहाँ पर वर्ब, राइटिंग यहाँ पर वर्ब, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हमारी मेन वर्ब। तो यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसका बन रहा है, वर्ब का बन रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सर फ्रेज बताया था, फ्रेज बोलते हैं। किसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहा है, सर वर्ब का बन रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब फ्रेज। एक और एग्जांपल से समझते हैं, आई हैव अ पेन, में ये जो हैव है ये क्या है, आप कहोगे सर वर्ब है। अब यहां पर केवल सिंगल वर्ब आई है तो उसको हम वर्ब बोलेंगे। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आई हैव बोथ अ पेन, में हैव यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब, बोथ हमारी मेन वर्ब, इनका यहां पर ग्रुप बन रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। और किसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहा है, सर वर्ब का बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब फ्रेज। यहां पर लास्ट एग्जांपल से समझते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, में आर क्या होगी, सर वर्ब होगी। कितनी वर्ब है, सिंगल वर्ब है, तो उस कंडीशन में ये वर्ब होगी। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में यू आर रीडिंग अ बुक, में आर यहां पर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग क्या होगी, मेन वर्ब। किसका ग्रुप बन रहा है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सर फ्रेज बोलते हैं। किसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सर वर्ब का है, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो आई थिंक वर्ब फ्रेज से भी रिलेटेड आप सभी कंसर्न प्रॉब्लम दूर हो चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, तो एडवर्ब फ्रेज समझने से पहले हमें एडवर्ब को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने नाउन फ्रेज समझने से पहले नाउन को समझा, एडजेक्टिव फ्रेज समझने से पहले एडजेक्टिव को समझा, वर्ब फ्रेज समझने से पहले वर्ब को समझा, उसी तरीके से एडवर्ब फ्रेज को समझने से पहले एडवर्ब को समझना पड़ेगा। तो ये एडवर्ब क्या होता है, तो दोस्तों याद रखना, किसी भी सेंटेंस में उसकी वर्ब से अगर क्वेश्चन पुटअप
पुटअप करते हैं किसका, हाउ का, वेयर का, व्हेन का, वाई का, हाउ ऑफन का, हाउ मच या हाउ मैनी का, तो याद रखना जो भी आंसर निकल कर आएगा वो एडवर्ब हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हाउ का आंसर निकल कर आता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाया जाएगा, वेयर का आंसर एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हेन का आंसर एडवर्ब ऑफ टाइम, वाई का आंसर एडवर्ब ऑफ रीजन, हाउ ऑफन का आंसर एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी भी इसे बोल सकते हैं, हाउ मच या हाउ मेनी का जो आंसर निकल कर आएगा वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, डिग्री या मात्रा भी बोल सकते हैं। यहां पर मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर चीजें दिखाई दे, तो आई थिंक अब आपको चीजें प्रॉपर दिखाई दे रही होंगी। यहां पर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो एडवर्ब होता है दोस्तों, याद रखना पूरी इंग्लिश ग्रामर में नाउन और प्रोनाउन के लिए कभी भी नहीं आएगा। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी के साथ आएगा, दूसरों के साथ आएगा। वो कौन कौन से हैं? वर्ब के लिए, एडवर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए, प्रपोजिशन के लिए, कंजक्शन के लिए, इन सभी के लिए एडवर्ब आ जाएगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के लिए कभी नहीं आएगा। नाउन और प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव जो है इन सभी के साथ, यानी कि जो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इनके लिए कभी नहीं आएगा एडजेक्टिव, इनके लिए एडवर्ब आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट उल्टा है, एडजेक्टिव नाउन के लिए बाकी के साथ नहीं, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन के लिए नहीं बाकी के साथ। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर दोस्तों मैं अपने आप को विजिबल कर लेता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम कवर करते हैं। द हॉर्स रैन फास्ट। अब इस सेंटेंस में इसकी जो वर्ब है, वर्ब क्या है? रैन। इससे हमने क्वेश्चन पुटअप किया किसका? हाउ का, कि कैसे दौड़ा, जो घोड़ा था वो कैसे दौड़ा। आंसर निकल कर आया सर फास्ट, यानी कि तेज दौड़ा। तो ये जो फास्ट है ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यहां पर केवल एक ही वर्ड आया है, एक ही शब्द आया है, इसलिए फास्ट को हम एडवर्ब बोलेंगे। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में द हॉर्स रैन वेरी फास्ट, हाउ का क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आंसर निकल कर आया कि जो घोड़ा दौड़ा था वो कैसे दौड़ा, कैसे दौड़ा था? वेरी फास्ट दौड़ा था, बहुत तेज दौड़ा था। तो यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है एडवर्ब का। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसका बन रहा है? सर एडवर्ब का बन रहा है। तो उस कंडीशन में ये हमारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। आई थिंक पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। देयर इज न्यू सुपर मार्केट हियर। अब इस सेंटेंस में हमने वेयर से क्वेश्चन पुटअप किया, आंसर निकल कर आया हियर, तो हियर हो जाएगा एडवर्ब। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ही वर्ड आया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है नहीं। नीचे वाले सेंटेंस में देयर इज न्यू सुपर मार्केट द राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यहां पर हमने इस सेंटेंस में वेयर का आंसर पता किया तो आंसर निकल कर आया द राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो यहां पर ये क्या आ रहे हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। किससे रिलेटेड है? एडवर्ब से रिलेटेड है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ही विल कम टुमारो। अब इस सेंटेंस में हमने व्हेन से क्वेश्चन पुटअप किया, आंसर निकल कर आया टुमारो, यानी कि वह कब आएगा। आंसर निकल कर आया टुमारो, यानी कि कल आएगा। तो ये जो टुमारो है, ये जो कल है, यही एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है नहीं, केवल सिंगल वर्ड आ रहा है। सिंगल वर्ड क्या है? एडवर्ब है। तो उस कंडीशन में ये एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में ही विल कम इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब यहां पर इस सेंटेंस में हमने व्हेन से क्वेश्चन पुटअप किया, आंसर निकल कर आया। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इनमें, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। ये सभी वर्ड्स यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये क्या बन रहे हैं? एडवर्ब बन रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। आई थिंक तीनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो चुका है कि एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में फाइंड आउट करते हैं। तब भी अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट दो एग्जांपल से समझते हैं। आई एम इल देयरफॉर आई कांट कम टू स्कूल टुडे। अब इस सेंटेंस में अगर हम वाई का आंसर पता करें, वाई का, तो रीजन बताएगा, कारण बताएगा। तो वाई का आंसर क्या मिल रहा है? देयरफॉर मिल रहा है। तो ये देयरफॉर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल यहां पर वर्ड आया है तो वो एडवर्ब होगा। नीचे वाले सेंटेंस में I had to cancel my plan due to the sudden rain। अब इस सेंटेंस में अगर हम वाई का क्वेश्चन पुटअप करें तो आंसर निकल कर आएगा ड्यू टू द सडन रेन। तो ड्यू टू द सडन रेन ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो ये फ्रेज हो जाएगा। क्या बन रहे हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स? सर एडवर्ब बन रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। आई थिंक वाला भी एग्जांपल क्लियर हुआ। लास्ट एग्जांपल पर चलते हैं। आई ऑलवेज गो टू स्कूल। तो यहां पर इस सेंटेंस में, यानी कि मैं हमेशा स्कूल जाता हूं, सेंटेंस में कितनी बार या हाउ ऑफन से क्वेश्चन पुटअप करें तो आंसर निकल कर आएगा हमेशा जाता हूं। तो ये जो ऑलवेज है यही हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल वर्ड आया है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं आए हैं। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आई गो टू द पिकनिक ऑलमोस्ट
एवरी ईयर, यानी कि इस सेंटेंस में अगर हम हाउ ऑफन या कितनी बार का क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो आंसर निकल कर आएगा ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनको हम फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज यहां पर यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं क्या बता रहे हैं, एडवर्ब को बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एडवर्ब फ्रेज समझ लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रपोजिशन फ्रेज। अब ये प्रपोजिशन फ्रेज क्या होता है, तो प्रपोजिशन फ्रेज को समझने से पहले हमें प्रपोजिशन को समझना पड़ेगा कि प्रपोजिशन क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं प्रपोजिशन की। तो ये जितने भी वर्ड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी क्या होते हैं, ये प्रपोजिशन होते हैं। अब प्रपोजिशन क्या काम करता है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द डॉग इज इन द रूम, इन क्या है हमारी प्रपोजिशन। प्रपोजिशन यहां पर किसका रोल प्ले कर रही है, ये जो डॉग है और ये जो रूम है। तो डॉग की पोजीशन बता रही है इस रूम में कैसी है, कि बाहर है, अंदर है, ऊपर है, नीचे है। तो जैसे ही इन लगा हमें समझ में आ गया जो डॉग है वो रूम में है, यानी कि रूम के अंदर की बात कर रही है ये प्रपोजिशन। वहीं दूसरे वाले सेंटेंस में द डॉग इज ऑन द टेबल, अब यहां पर पोजीशन चेंज हो गई इस डॉग की। जैसे ही हमने ऑन लगाया हमें पता चल गया जो डॉग है उसकी पोजीशन इस टेबल के ऊपर की बात हो रही है। वहीं हमने द डॉग इज अंडर, जैसे ही अंडर लगाया ये जो प्रपोजिशन है अंडर द टेबल, तो तुरंत हमें पता चल गया जो पोजीशन हो गई इस डॉग की वो टेबल के नीचे हो गई। तो इस तरीके से जो प्रपोजिशन होता है वो एक पोजीशन बताता है, स्थिति बताता है कि हमारी क्या पोजीशन है। तो आई थिंक प्रपोजिशन का समझ में आ गया मतलब क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं प्रपोजिशन फ्रेज क्या होता है। तो प्रपोजिशन फ्रेज तीन तरीके से अपना रोल प्ले करता है। पहला हमारा नाउन फ्रेज के रूप में आ सकता है, दूसरा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आ सकता है, तीसरा हमारा एडवर्ब फ्रेज के रूप में आ सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से नाउन फ्रेज बनेगा, किस तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज, किस तरीके से एडवर्ब फ्रेज, ये जो प्रपोजिशन फ्रेज है ये बनकर आता है। तो पहला सेंटेंस है हमारा, आफ्टर द क्लास इज नॉट द राइट टाइम टू मीट यू। अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, आप कहोगे सर इज हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है, अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट आता है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहे हैं, सब्जेक्ट का कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो इनको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलेंगे। जब सब्जेक्ट बन रहे हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी इंग्लिश ग्रामर में क्या बनते हैं सर, नाउन बनते हैं। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। अब यहाँ पर आफ्टर क्या है, एक प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है तो उसको हम प्रपोजिशन फ्रेज भी बोल सकते हैं। अब ये प्रपोजिशन फ्रेज नाउन फ्रेज के रूप में आ रहा है, उस कंडीशन में इसको हम नाउन फ्रेज या प्रपोजिशन फ्रेज दोनों ही बोल सकते हैं। आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, दे आर राइटिंग अ मूवी अबाउट हिज लाइफ। अब अबाउट हिज लाइफ यहां पर क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ये क्या बता रहे हैं, ये इस मूवी यानी कि नाउन के बारे में बता रहे हैं। कैसे पता किया कि ये मूवी नाउन है, तो आर्टिकल मैंने बताया था पूरी इंग्लिश ग्रामर में जहां भी आर्टिकल दिख जाए ए एंड द, उनके बाद जो भी वर्ड आएगा नाउन बनेगा। तो ये जो नाउन है मूवी, इसके बारे में एडिशनली डिटेल्स यानी कि नाउन के लिए जो वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो इनको हम फ्रेज बोलेंगे, तो ये हमारे फ्रेज हो जाएंगे। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बन रहे हैं सर, एडजेक्टिव बन रहे हैं, तो इनको हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। अब ये अबाउट क्या है, प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है तो इसको प्रपोजिशन फ्रेज भी बोल सकते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ये वाला भी एग्जाम्पल क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, द डॉग इज हाइडिंग अंडर द टेबल। अब इस सेंटेंस में इसकी वर्ब से हमने वेयर से क्वेश्चन पुट अप किया तो आंसर निकल कर आया अंडर द टेबल। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये हमारा फ्रेज हो जाएंगे। वेयर से जिसका आंसर मिलता है वो एडवर्ब होता है, तो उस कंडीशन में ये हमारा फ्रेज जो हो जाएगा वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। अब ये अंडर, अंडर क्या है, एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है तो उसको हम प्रपोजिशन फ्रेज भी बोल सकते हैं। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द बॉय इन द ब्लैक शर्ट इज माय ब्रदर। अब इस सेंटेंस में इन द ब्लैक शर्ट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, ये बॉय यानी कि नाउन के लिए आ रहे हैं। कैसे पता किया ये बॉय नाउन है, क्योंकि आर्टिकल इसके पहले लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड आएगा नाउन बनेगा, तो नाउन के लिए जो भी वर्ड्स आते हैं वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। तो यहां पर ये जो फ्रेज हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। इसका दूसरा नाम
प्रपोजिशन फ्रेज है, क्योंकि इनसे हमारा ये जो वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से शुरू हो रहे हैं, तो इसका जो दूसरा नाम है प्रपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। हिज फादर सेंड्स हिम मनी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इस सेंटेंस में हमने व्हेन से क्वेश्चन पुट अप किया कि कब भेजते हैं, आंसर निकल कर आया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड से वेयर का आंसर दे रहा है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड से तो फ्रेज हो जाएगा। किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है, तो वो एडवर्ब हो जाएगा। अब इसको हम एडवर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में एट आ रहा है, एट यहां पर प्रपोजिशन है, तो उसको हम प्रपोजिशन फ्रेज भी बोल सकते हैं। लास्ट एग्जांपल समझते हैं। दे आर वेटिंग फॉर अस एट द स्टेशन। इस सेंटेंस में हमने वेयर से क्वेश्चन पुट अप किया, आंसर निकल कर आया एट द स्टेशन। कहां पर इंतजार कर रहे हैं वे? एट द स्टेशन, यानी कि स्टेशन पर। तो वेयर से जो भी आंसर निकल कर आएगा एडवर्ब बनेगा। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सर फ्रेज बोलते हैं, आप ही ने बताया था। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज हो जाएंगे। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसका रोल प्ले कर रहे हैं? सर एडवर्ब का। तो उस कंडीशन में ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएंगे। और यहां पर एट लगा हुआ, एट हमारी प्रपोजिशन होती है, तो इनको हम प्रपोजिशन फ्रेज भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से प्रपोजिशन फ्रेज किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, नाउन फ्रेज कैसे बनता है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज कैसे बनता है, ये सब चीजें आपने सीख ली है। तब भी अगर कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम या कंसर्न है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली उसका मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, इसी तरीके के ग्रामर के कॉन्सेप्ट अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे से आप जुड़ सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर इन वीडियोज के लिंक आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन के माध्यम से चाहिए, तो बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मेरे द्वारा जितनी भी बनाई गई ग्रामर के कॉन्सेप्चुअल वीडियोज हैं, उनके लिंक आपको प्रॉपर वे में मिलते रहेंगे। और इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। एक बार फिर ग्रामर के नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं। जब तक